अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के नेक्स्ट लेक्चर में मैट्रिसेस को डिस्कस करने जा रहे हैं। मैट्रिसेस ऑलरेडी आप मैथ में कई बार पढ़ चुके होंगे, मैट्रिक में, एफएससी में और फर्स्ट सेमेस्टर में भी आई थिंक आपने इस रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए होंगे। मैट्रिसेस हमारे पास एक ऐसा ग्रुप होता है डिजिट्स का जिसमें हम अरेंजमेंट रो वाइज और कॉलम वाइज करते हैं। जैसे यहाँ पे इसकी एक डेफिनेशन भी है और इस डेफिनेशन को आपने याद भी रखना है। अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स। इसमें होगा क्या, इसमें नंबर्स होंगे और ये किस फॉर्म में होगा, रेक्टेंगुलर। अब रेक्टेंगुलर फॉर्म इसमें इसलिए कही गई है क्योंकि इसमें हम अपनी जो ब्रैकेट होती है, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट को यूज़ करते हुए हम इसके अंदर डिफरेंट डिजिट्स को अरेंज करते हैं। हमारी वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है नंबर ऑफ रोज कितनी बनेंगी, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बनेंगे। जब भी हम कोई मैट्रिक्स बनाते हैं उसके अंदर दो चीज़ें होंगी, पहली रो और दूसरी चीज क्या होगी, कॉलम। डेफिनेशन में आप देखिए, अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर, अ मैट्रिक्स विद m रोज एंड n कॉलम। याद रखना है, हम पहले डिस्क्राइब करते हैं नंबर ऑफ रोज को और फिर हम नंबर ऑफ कॉलम को डिस्क्राइब करते हैं। अब नंबर ऑफ रोज क्या है और नंबर ऑफ कॉलम क्या है, जो हमारे पास हॉरिजॉन्टली अरेंजमेंट होगी वो नंबर ऑफ रो कहलाएगी और जो हमारे पास वर्टिकल अरेंजमेंट होगी वो हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम कहलाते हैं। कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो, जैसे कि 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं या 3 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं, तो हम उसे कहेंगे ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। एक मैट्रिक्स हो तो हम उसे मैट्रिक्स कहते हैं और बहुत सारे मैट्रिक्स हो तो उसे हम मैट्रिसेस कहते हैं। अगर दो मैट्रिसेस इस तरह से अरेंज हैं कि दोनों में नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं और दोनों की हर पोजीशन पे वैल्यू भी सेम है, कि फॉर एग्जांपल पहले मैट्रिक्स में पहली पोजीशन पे 1 पड़ा है तो दूसरे में भी 1 पड़ा है, फिर दूसरे में 2 पड़ा है तो सेकंड मैट्रिक्स में भी 2 पड़ा है। इस तरह से हर एंट्री हर वैल्यू सेम है तो हम कहेंगे कि ये दो मैट्रिसेस इक्वल हैं। ठीक है, आगे एक इन्होंने एग्जांपल दी है एक मैट्रिक्स की जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज, मैंने आपको अभी जैसे बताया कि नंबर ऑफ रोज हॉरिजॉन्टली हम देखेंगे, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, इसके अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3। नंबर ऑफ कॉलम वर्टिकली 1 और 2, कितने कॉलम है, 2। तो हम कहेंगे कि ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3/2, 3 × 2, 3 × 2, 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। ठीक है, इस तरह से हम हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम जितनी मर्जी अपना मैट्रिक्स लेंथी बनाना चाहें हम बना सकते हैं। इसमें उन्होंने एक इसी तरह से मैट्रिक्स बनाया है जिसमें अप टू n रोज और अप टू m रोज एंड अप टू n कॉलम्स हमारे पास डाटा मौजूद है। यहाँ पे देखें, ये पहली रो, दूसरी रो, तीसरी, इसी तरह से होते होते m रो, m कोई भी डिजिट हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, 50 हो सकता है, इवन 100 या 1000 भी हो सकता है, यानी नंबर ऑफ रोज इसमें 1000 तक भी हो सकती हैं। और इसी तरह से ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम है और होते होते हमारे पास n कॉलम तक जा रहा है। सही है, फिर इसके बाद फर्दर है मैट्रिक्स अरिथमेटिक, यानी हम किस तरह से मैट्रिसेस के ऊपर प्लस माइनस मल्टीप्लाई वगैरह को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इंतहाई सिंपल है एडिशन। एडिशन के अंदर सबसे पहले एक चीज़ आपने याद रखनी है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए।
सेम साइज के होने चाहिए, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों के सेम हो। फॉर एग्जांपल पहले में नंबर ऑफ रोज 3 है तो दूसरे में भी नंबर ऑफ रोज 3 ही होनी चाहिए। पहले में नंबर ऑफ कॉलम इन केस 2 है तो दूसरे में भी 2 ही होने चाहिए, चेंजिंग नहीं होनी चाहिए उनमें। तो ऐसे मैट्रिसेस को हम ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐड करेंगे कैसे? ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स है और ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है। इसकी वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू, ये सेकंड, ये थर्ड, फिर सेकंड रो में फर्स्ट वैल्यू सेकंड थर्ड, फिर थर्ड रो में फर्स्ट वैल्यू सेकंड और थर्ड। इसी तरह से इसके अंदर भी फर्स्ट रो में फर्स्ट सेकंड थर्ड वैल्यू, सेकंड रो में फर्स्ट सेकंड थर्ड वैल्यू और थर्ड रो में भी फर्स्ट सेकंड थर्ड वैल्यू। अब हमने करना क्या है? अब हमने इनको ऐड करना है। सेम पोजीशंस को हम ऐड करते जाएंगे। ये पहली पोजीशन को पहली पोजीशन में ऐड करें, 1 + 3 आंसर आ जाएगा 4, फिर 0 + 4 आंसर आ जाएगा 4, फिर -1 आंसर आ जाएगा -2। इस तरह से आपने हर एक एंट्री को एग्जैक्टली उसी एंट्री पे मौजूद दूसरे मैट्रिक्स की वैल्यू को उसमें ऐड करके आपने रिजल्टेंट एक मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है। और अगर हम सब्ट्रैक्ट की बात करें तो सेम यही प्रोसेस होगा। फॉर एग्जांपल हम इसमें इस मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, प्लस नहीं सब्ट्रैक्ट, तो हम क्या करेंगे? 1 - 3 -2 आंसर आ जाएगा, 0 - 4 आंसर आ जाएगा, -1 0 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? माइनस और प्लस सेम ही सीक्वेंस में कर सकते हैं। अब बात आती है मल्टीप्लिकेशन की। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन हम किस तरह से करेंगे? मल्टीप्लिकेशन में हम ऑर्डर लेते हैं। ये जैसे ऑर्डर है, एक ऑर्डर m क्रॉस k, यानी नंबर ऑफ रोज m और नंबर ऑफ कॉलम k। इसी तरह से b में k क्रॉस है, नंबर ऑफ रोज इसमें k और नंबर ऑफ कॉलम इसमें m। जब a भी होगा तो हमारे पास इसके नंबर ऑफ रोज जितनी हैं और इसके नंबर ऑफ कॉलम्स जितने हैं उतना आंसर आएगा। सही है। यानी अगर हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें फर्स्ट के नंबर ऑफ रोज 3 और नंबर ऑफ कॉलम 4 हैं और दूसरे का 4 × 3 है, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आंसर क्या होगा? वो आंसर इस तरह से होगा। उसका ऑर्डर क्या होगा? 3 × 3 होगा। आगे एग्जाम्पल भी करते हैं। और एक और चीज़ याद इसमें आपने रखनी है कि जो आपके पास होगा मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के अंदर आपके जो मैट्रिक्स 1 है उसमें जितने नंबर ऑफ कॉलम है और मैट्रिक्स 2 में नंबर ऑफ रोज इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, मैट्रिक्स 1 में जितने कॉलम है मैट्रिक्स 2 में उतनी रोज होनी चाहिए तो हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, अदरवाइज़ मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी। अब यहाँ पे एक एग्जांपल हम देखते हैं। सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है तो आप देखें, मैंने जैसे कहा था पहले के कॉलम और दूसरे की रोज़ इक्वल होनी चाहिए। अब इस एग्जांपल में देखें, इस एग्जांपल में इसमें कितने नंबर ऑफ कॉलम है? 1 2 3 है। अब इसमें नंबर ऑफ रोज़ देखनी है, कितनी नंबर ऑफ रोज़ हैं? 1 2 3, यानी इक्वल हैं। इसका ऑर्डर अगर हम देखें इस ए का, तो हम रो इनटू कॉलम देखते हैं। रोज़ इसमें कितनी है? 4 × 3। और इसी तरह से अगर हम इसका देखें तो पहले हम नंबर ऑफ रोज़ देखेंगे जो कि हैं 3
और नंबर ऑफ कॉलम्स अगर हम देखें जो कि हैं 2। और अब इनका रिजल्टेंट जैसे मैंने आपको बताया था, इनका रिजल्टेंट हमारे पास क्या होगा, m इंटू m। m यानी हमारे पास पहले की रोज़ कितनी है, 4। यानी हमारे पास रिजल्ट में 4 रोज़ होंगी और n ये पड़ा है। दूसरे में जितने कॉलम है उतने रिजल्टेंट में कॉलम आएंगे। यानी हमारे पास जो एंड रिज़ल्ट होगा उसमें 4 रोज़ होंगी और 2 कॉलम होंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे कैसे? मल्टीप्लाई करने का इंतहाई आसान तरीका है। जी, मल्टीप्लाई मैं यहाँ पे आपको करके दिखाती जाती हूँ। ये हमारे पास 1 2 3 0 0 1 1 2 और 4 1 0 2, ये पहला मैट्रिक्स है, सही है। और दूसरे मैट्रिक्स हमारे पास 2 1 3, बल्कि यहीं से मैं आपको बता देती हूँ, ज़्यादा आसान होगा। सबसे पहले आपने इस वैल्यू को लेना है, 1 को मल्टीप्लाई करना है आपने किसके साथ, 2 के साथ। फिर आपने लेना है 0 और उसे मल्टीप्लाई करना है आपने 1 के साथ। फिर आपने लेना है 4 और उसे मल्टीप्लाई करना है आपने 3 के साथ। यानी इस डायरेक्शन में पहला मैट्रिक्स इस डायरेक्शन में आप रो वाइज चलेंगे और दूसरा आप इस डायरेक्शन में कॉलम वाइज चलेंगे। पहले की पहली एंट्री, फिर दूसरी, फिर तीसरी। इस तरह से आपने अपनी पोजीशंस को एडजस्ट करना है। अब इसके अंदर हमारे पास बनेगा क्या? अगर हम ये देखें तो मैंने आपको जैसे बताया, पहले आप इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, फिर आप 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, और फिर आप 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। और इन तीनों ग्रुप्स के दरमियान में क्या चीज़ आएगी, प्लस। अब इसे सॉल्व करें तो 1 मल्टीप्लाई 2 आंसर क्या आएगा, 2। 0 मल्टीप्लाई 1 आंसर आएगा 0, और 4 मल्टीप्लाई 3 तो आंसर आएगा 12। प्लस करके आंसर क्या आया, 14। यानी पहली लोकेशन पे हमारे पास बना 14। अब नेक्स्ट लोकेशन, क्योंकि हमने कितने कॉलम करने हैं, 2 कॉलम। कैसे पता चला? हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि इसके 2 कॉलम ही होंगे, क्योंकि दूसरे के जितने कॉलम है रिजल्ट में उतने ही कॉलम आने चाहिए। अब फिर से वही ये 3 डिजिट हमारे इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होंगे। अब अगर हम देखें तो 1 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 0, ऐड करें तो 4 प्लस 0 प्लस 0, यानी दूसरी एंट्री हमारे पास क्या बनी, 4। यहाँ पे देखें रिजल्टेंट हमारे पास 14 और 4, यानी पहली पोजीशंस हमने बिल्कुल करेक्ट करके एडजस्ट कर ली हैं। अब हम लेंगे अपनी दूसरी रो को, और दूसरी रो के साथ भी इसी तरह से सेम हमने पहले पहला कॉलम और फिर दूसरा कॉलम मल्टीप्लाई करना है। अब अगर हम देखें तो पहले हमारे पास ये इस रो को हम लेना चाह रहे हैं जिसमें है 2 1 1, और यहाँ से हमारे पास कॉलम जिसमें है 2 1 3। ये हमारे पास ग्रुपिंग हो गई। यहाँ पे दरमियान में मल्टीप्लाई आता जाएगा और फिर उन्हें हम प्लस करते जाएंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 4, 1 मल्टीप्लाई 1 1, 3 मल्टीप्लाई 1 3, यहाँ पे प्लस आएगा 4, ये आंसर आया 8। फिर हम इन्हीं तीनों को 2 1 1 को 1
इन 2 1 1 को अब हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 0 के साथ, तो हमारे पास बनेगा 9। फिर इसी तरह से हम थर्ड रो को लेंगे और पहले इसके साथ और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हम फोर्थ रो को लेंगे और इस तरह से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने 2 रोज़ आपको करके दिखा दी हैं, बाकी की रोज़ आपने खुद से कर लेंगे। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी। कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी आएंगी। एक तो आसान तरीका है, ठीक है, नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी होंगी, जितनी रोज़ इसके अंदर हैं। ठीक है, नंबर ऑफ़ कॉलम कितने होंगे, जितने कॉलम इसके अंदर हैं। फिर एक एक रो को लेते जाएं और एक एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते जाएं। बहुत ही आसान तरीका है ये। आप a मल्टीप्लाई b भी कर सकते हैं, b मल्टीप्लाई a भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपने ख्याल रखना है आप b मल्टीप्लाई a सिर्फ तब कर सकते हैं जब आपके पास पहले के कॉलम और दूसरे की रोज़ सेम आए। ठीक है, पहले के कॉलम हमारे पास इसके अंदर 3 थे और इसकी रोज़ 3 थी। सही है, याद रखना ये चीज़ उलट है। इसमें आपने रोज़ नहीं देख लेनी, इसमें कॉलम दूसरे में रोज़। ठीक है, वैसे नॉर्मली ऑर्डर पे हम r मल्टीप्लाई c करते हैं, तो स्टूडेंट्स अक्सर भूल के पहले की रोज़ दूसरे के कॉलम देखने लग जाते हैं, तो ये चीज़ आपने नहीं करनी। अब इसी तरह से अगर हमें कहा जाता है b मल्टीप्लाई a करें, तो b के अंदर आप देखें अब हम b मल्टीप्लाई a कर रहे हैं, तो b के कॉलम्स और a की रोज़ इक्वल होनी चाहिए। b के कॉलम कितने हैं, 2, और a की रोज़ कितनी हैं, 4। क्या ये इक्वल हैं? क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो मतलब कि a भी हो सकता है, b a हमारे पास नहीं हो सकता। यहाँ पे एक सिंपल सी एग्जांपल है, छोटा सा एक मैट्रिक्स है 2 एलिमेंट का। इसमें उन्होंने दिखाया है कि ए बी और बी ए का आंसर क्या सेम आता है। पहली चीज़ इसके अंदर वो वाला रोल ही नहीं है कि रोज़ कितनी हैं, कॉलम्स कितने इक्वल हैं या नहीं है। दोनों में 2 रोज़ 2 कॉलम है, 2 रोज़ 2 कॉलम है, तो यानी कि ये इजीली मल्टीप्लाई हो सकता है। मल्टीप्लाई करें, पहले अगर हम a मल्टीप्लाई b करें तो हमारे पास पहले हम इस 1 1 को इसके साथ लेंगे, 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1। फिर इसी को हम इसके साथ लेंगे तो आंसर आएगा, बल्कि पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें आंसर आएगा 2 प्लस 1 यानी कि 3। ये देखें 3। फिर इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 1 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 1 यानी कि 2 आया। फिर इसी तरह से 2 मल्टीप्लाई 2 4 और 1 मल्टीप्लाई 1 1, तो आंसर 5 आया। 2 मल्टीप्लाई 1 2 और 1 मल्टीप्लाई 1 1, तो 2 प्लस 1 आंसर 3 आया। अब BA जब किया उन्होंने, यानी आपने पहले इसको लेके फिर इसके साथ करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, तो फिर आंसर आपके पास क्या आएगा, चेंज आएगा। यानी AB और BA मल्टीप्लाई करने पे इक्वल नहीं आते, कभी भी नहीं आते। कुछ कंडीशन ऐसी होंगी जिसमें मैट्रिसेस में अरेंजमेंट ऐसी की जाएगी कि इक्वल आ सकते हैं, अदरवाइज़ इसमें बहुत मुश्किल से ऐसी कंडीशन बनती है कि दोनों इक्वल आएँ। फिर इसके बाद नेक्स्ट है ट्रांसपोज एंड पावर ऑफ मैट्रिसेस। हम एक मैट्रिक्स पे पावर भी ले सकते हैं, जैसे हम डिजिट के ऊपर पावर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 2 पावर 2, तो इसका मतलब क्या है, हमने 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। सही है, अगर हम लें 2 पावर 3 यानी कि हमने 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। सेम इसी तरह से हम मैट्रिसेस की पावर भी ले सकते हैं। एक मैट्रिक्स हो और उसके ऊपर फॉर एग्जांपल पावर दी गई हो 2, इसका मतलब क्या है, इसी मैट्रिक्स को दोबारा से इसी के साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसे अभी मैंने बताया ना, जैसे 7 स्क्वायर हो तो 7 को 7 से ही मल्टीप्लाई किया जाता है। इस तरह से मैट्रिक्स के ऊपर भी अगर ऐसी कोई पावर हो तो उतनी बार उसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाता है।
ट्रांसपोज क्या होता है? हमारे पास नंबर ऑफ रो को नंबर ऑफ कॉलम में कन्वर्ट कर देने का प्रोसेस ट्रांसपोज कहलाता है। और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? हम ए के ऊपर टी को शो करते हैं। यहाँ पे देखें, एक मैट्रिक्स है जिसमें पहली रो है 1 2 3 और दूसरी रो है 4 5 6। इस 1 2 3 रो को जब कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हॉरिजेंटल है, इससे वर्टिकल लिख दिया। 4 5 6 हॉरिजेंटल है, इससे वर्टिकल लिख दिया। अब ये चीज़ जो बनी, हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास ए का ट्रांसपोज है। कोई भी आपके पास मैट्रिक्स हो और आपको कहा जाए कि इसका ट्रांसपोज लेना है, तो आप कैसे लेंगे? उसकी रोज़ को उसके कॉलम में कन्वर्ट कर दें तो वो बन जाएगा ट्रांसपोज। अब इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है सिमेट्रिक का। ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लेने पे वो मैट्रिक्स एज इट इज़ रहे, उसमें फिर भी चेंजिंग ना आए, यानी ए और ए का ट्रांसपोज इक्वल हो, ऐसी कंडीशन हमारे पास कहलाती है कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आपके पास एग्जांपल में एक मैट्रिक्स है, पहली रो हमारे पास आ रही है 1 1 0, इसका कॉलम बना है 1 1 0। दूसरी रो आ रही है 1 0 1, इसका कॉलम बना है 1 0 1। तीसरी हमारे पास आ रही है 0 1 0, इसका बना है 0 1 0। अब आप दोनों को मैच करें, दोनों को देखें, 1 1 0 यहाँ पे भी 1 1 0, 1 0 1 यहाँ पे भी 1 0 1, 0 1 0 यहाँ पे भी 0 1 0। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास ट्रांसपोज लेने के बाद भी ये एज इट इज़ है जो हमारे पास ओरिजिनल था, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स सिमेट्रिक कहलाएगा। ऐसे पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि आपको कोई मैट्रिक्स दिया जाए और पूछा जाए कि सिमेट्रिक है या नॉन सिमेट्रिक है, आपको उसका ट्रांसपोज लेके प्रूव करना पड़ेगा कि ये सिमेट्रिक है या नहीं। 0 1 मैट्रिक्स, कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर 0 और 1 मौजूद हों, वो 0 1 मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास है बूलियन प्रोडक्ट। अब आप कहेंगे ये बूलियन प्रोडक्ट क्या है? बेटा अभी आपको याद हो तो मैंने किस तरह से कहा था कि आपके पास ये दो डिजिट इन दो डिजिट के साथ मल्टीप्लाई होंगे। पहला डिजिट पहले के साथ यानी 1 मल्टीप्लाई 1, फिर ये दूसरा डिजिट इसके साथ यानी कि 0 मल्टीप्लाई 0, और दरमियान में क्या आना है? प्लस। ऐसी अभी हमने पीछे मल्टीप्लिकेशन की थी ना, सेम यही चीज़ है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन सेम इसी मेथड से हो रही है, सिर्फ इन्होंने यहाँ पे उसे बूलियन प्रोडक्ट बनाने के लिए चेंज क्या किया है, मल्टीप्लाई के साइन की जगह पे एंड का साइन यानी कंजक्शन का साइन लगा दिया है, यानी 1 एंड 1, और प्लस की जगह पे और का साइन लगा दिया है, 0 एंड 0। सिर्फ यही चेंजिंग की है। वही प्लस हम पहले पढ़ चुके हैं, प्लस का साइन किसके इक्वल होता है? और के। और मल्टीप्लाई का साइन किसके इक्वल होता है? एंड के। वही हमने यहाँ पे साइन चेंज किए हैं, बाकी और कुछ भी नहीं किया। तो ये वाली एग्जांपल भी आपने खुद से कर लेनी है। ठीक है। इसके बाद पावर वाला टॉपिक है। आपको फॉर एग्जांपल ए स्क्वायर दिया जाता है, इसका मतलब क्या है? इस मैट्रिक्स को इसी मैट्रिक्स के साथ दोबारा मल्टीप्लाई करना है। तो आंसर आपने देखना क्या आएगा। ये वाली एग्जांपल आपकी असाइनमेंट है, आपने सॉल्व करनी है। यहाँ पे उन्होंने 5 तक किया है सॉल्व, आपने भी मुझे 5 तक सॉल्व करके स्टेप बाय स्टेप दिखाना। यहाँ पे तो उन्होंने बस ये दिखाया है ना कि स्क्वायर का आंसर क्या आ जाएगा, 4 का आंसर क्या आ जाएगा, 3 का आंसर क्या आ जाएगा। आपने स्टेप वाइज मुझे सारा यहाँ पे सॉल्व करके दिखाना है। ये टॉपिक था आपका मैट्रिक्स का। इसके अंदर आप एक्सरसाइज देख सकते हैं। एक्सरसाइज में भी आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिसमें मैट्रिक्स रिलेटेड है। जैसे ये आप देखें, ये 2 मैट्रिसेस हैं, इसके ऊपर हमारे पास ये वर्किंग हुई है। ये आपके पास ये जो चीज़ है ना, ये हमारे पास
कहलाती है। आप कहेंगे कि ये तो आपके पास आ गया कि आपने क्या करना है, उस मैट्रिक्स को ए और बी मैट्रिक्स को बेसिकली आपने उन दोनों के ऊपर और ऑपरेटर परफॉर्म करना है, यहाँ पे आपने उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो फिर ये चीज़ क्या है? ये चीज़ आप यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि जब हम किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, एक सेकेंड, उसी मैट्रिक्स के साथ, तो हम इस तरह से मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यानी ये डॉट भी मल्टीप्लिकेशन के लिए ही यूज़ होता है। ये था हमारा बेटा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।